भुवनगिर नाम के एक गांव में एक बड़ा सा घर और उसके बगल में ही एक झोपड़पट्टी हुआ करता था। उस बड़े घर में डोलाराम नाम का आदमी हुआ करता था और वो झोपड़ी में साई नाम का लड़का अपने नानी के साथ रहता था। साई शरीर से तो बड़ा हो गया था लेकिन अक्ल से नहीं। हकीकत में तो जिस घर में डोलाराम रहता था वो घर साई का ही था। डोलाराम साई के नाना के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनके घर और खेत को अपने नाम पर लिखवा दिया। साई की नानी लीलावती एक दिन उससे, बेटा तेरे नाना तो भोलेपन में सब पर भरोसा करके अपनी सारी जायदाद खो दिए और मेरी ऐसी कर्म है कि तुम में भी अपने नाना की बुद्धि आ गई। जीवन में क्या काम करके गुजारा करना है वो भी तुम्हें नहीं पता। वो डोलाराम तुम्हारे नाना को धोखा देकर घर वगैरह तो अपने नाम पर लिखवा लिया लेकिन उसमें रखी कीमती चीजें उसकी नहीं है। इसीलिए तुम जाकर उस डोलाराम से कहो कि हमारी चीजें हमें लौटा दे। उन्हें बेचते तो तुम कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हो। जीवन में क्या करना है ये मुझे नहीं पता क्या नानी? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा ना। तुम तो 10th भी पास नहीं हुए हो ना बेटा, आईएएस ऑफिसर कैसे बनोगे? क्योंकि मेरे नाम में ही आईएएस है नानी। साई को अगर तुम उल्टा करके पढ़ोगे तो आईएएस बनता है। अरे गधे, पहले जाकर उस डोलाराम से मिलो। साई डोलाराम के पास जाकर चीजें देने के लिए कहा। क्या चीजें? ये तो लगा था कि तुम बहुत होशियार हो साई। घर जिसका भी हो वहाँ रखे वस्तु भी उन्हीं का हो जाता है ना। तुम्हें वो भी नहीं पता क्या? हाँ वो तो मुझे पता है। मेरी नानी बेचारी बहुत भोली है, ने मुझे भेजा है। मुझे तो उतनी अक्ल है। चलता हूँ डोलाराम जी। कहकर जा ही रहा था। रुको, घर आए व्यक्ति को खाली हाथ भेजना मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे नाना का एक पुराना टेबल फैन घर में पड़ा हुआ है, तुम उसे ले जाओ। उनकी याद की निशानी बनकर रहेगी। इस तरह डोलाराम एक खटारा टेबल फैन को साई को दिया। साई उस फैन को घर पर लाया। वो देखकर लीलावती चकित रह गई। रे बुद्धू, वो डोलाराम तुमको भी अपनी चिकनी चुपनी बातों से धोखा देगा कहकर पहले ही समझाया था। नहीं, मैं तो कल परसों तक मर जाऊंगी। अब तुम्हारी जिंदगी उस भगवान के हाथ में ही है कहकर चली गई। उस रात साई बिना सोए चिंतित बैठा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? मुझे तो लगा कि मैं होशियार हूँ और ये लोग तो सभी मुझे बुद्धू कह रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। क्या मैं सच में मूर्ख और बुद्धू हूँ क्या? बोलो भगवान, बोलो। यूं पुकारा। इतने में उसे अचानक एक ख्याल आया। अगले दिन साई अपने दोस्त विजय से मिलकर कुछ मदद मांगा। ठीक है। कुछ 2 दिन बाद साई एक बहुत महंगी गाड़ी में डोलाराम के घर के आगे से गुजरा। वो देखकर डोलाराम हैरान होकर बाहर आया। साई अपने झोपड़ी के आगे कार को रोककर वहां भिखारियों को हजारों रुपए दे रहा था। डोलाराम वो देखकर ये साई को अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? सोचा। इतने में विजय वहां से गुजर रहा था तो डोलाराम उसे रोककर उससे पूछा। ओ वो साई को अपने नाना का दिया हुआ मायावी टेबल फैन मिला कह रहा था। इसे चालू करते ही हवा के बदले पैसे उड़ाती है कहा। वो जल्द ही इस गांव में एक बड़ा घर, खेत और इस गांव में एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बनाने वाला है। वो बुद्धू अगर उस फैन को अच्छे से संभाल पाया तो बहुत जल्द इस देश में सबसे ज्यादा धनवान बन जाएगा। लेकिन मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है कहकर चला गया। छह, उनके सारे कबाड़ी चीजों को रखकर ये मायावी टेबल फैन को ही दे दिया। देखते हैं कि वो पंखा का कमाल क्या है, सोचा। इतने में विजय साई उस फैन के पीछे बच्चों को खेलने वाला नकली नोट लगाए। कुछ देर बाद
डोलाराम उनके घर की खिड़की पर आकर देखा। साई ने फैन चालू किया। वो नकली नोट फैन से उठकर नीचे गिरने लगे। वो देखकर डोलाराम, वाह रे वाह वाह, उस फैन को किसी भी तरह हासिल करना होगा, सोचा। अगले दिन डोलाराम साई के पास आकर, साई, मैं बहुत बुरा काम किया रे। तुम्हारे नाना से तो मुझे बहुत प्यार था। उनकी निशानी वो टेबल फैन को बेवजह खो देने के कारण मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। अगर तुम मुझे वो फैन वापस लौटा दो तो मैं तुम्हारा घर, खेत सब तुम्हें लिखकर वापस दे दूंगा। तुम बहुत होशियार हो तो मेरा दर्द समझोगे, ये आशा करता हूँ। है ना, मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए तुम जो बोल रहे हो वो तुरंत मान रहा हूँ। तुम दुखी मत हो। मूर्ख, मेरी बातों पर यकीन कर गया, सोचा। इस तरह डोलाराम जायदाद के कागजात साई को देकर वो टेबल फैन लेकर गया। साई लीलावती फिर से अपने बड़े घर में लौट आए। लीलावती खुशी से, तुम इतने बुद्धिमान कैसे निकले रे? भगवान को बहुत जोर से पूछा नानी, तुरंत उन्होंने मुझे बुद्धि दे दिया। अब देखो, हमारे जायदाद को 10 गुना बढ़ाऊंगा। वो बहुत खुश हुई। डोलाराम एक झोपड़ी में बैठकर उस फैन के सामने बहुत दिनों तक इंतजार किया। उसे हाथ पैसे मारने भी लगा। फिर आखिरकार पैसे नहीं पर धोखा दे दिया गया जानकर सर टकराकर नीचे गिर गया। वो चित्रकूट नामक एक गांव था। वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, मगर उस गांव पे से बहुत सारे ट्रेन जाया करते थे। हर दिन उस गांव के लोग अपने गांव में भी रेलवे स्टेशन आने का आशा करते रहते थे। गांव के बच्चे रेल की पटरियों पर कॉइन्स रखते थे। हर दिन ट्रेन जाने के बाद कॉइन्स कुचले हुए देखकर खुश होया करते थे। उस गांव में रंजित नाम से एक आदमी रहता था। वो रेलवे मिनिस्टर उसका रिश्तेदार कहकर बहुत बातें करता था, इसलिए गांव के सब लोग उसे रेलवे रंजित नाम से बुलाते थे। रंजित हर महीना गांव के लोगों से, मेरे प्यारे चित्रकूट के वासियों, मैंने अपने चाचा जी से बात कर ली। जल्दी अपने गांव में रेलवे स्टेशन आने वाला है और तुम्हारे ट्रेन चढ़ने की इच्छा जल्दी ही पूरे होने वाली है। लेकिन आप सबको पता है ना, बीच में बहुत लोगों का जेब गर्म करना पड़ता है। अब तक हम सब ने बहुत पैसे दिए, अगर हम थोड़े पैसे और दे दे तो हमारे गाँव में जल्दी ही ट्रेनें घूमने लगेंगी, सोच लेना, कहता रहता था। गांव के सब लोग हर बार रंजित की बातों पे विश्वास करके उसे पैसे देते रहते थे। इस तरह बहुत साल बीत गए और गांव के लोगों में असहन भी ज्यादा होने लगा। एक दिन उस गांव से डबल डक्कर ट्रेन जा रहा था। ये देख के गांव के सब लोग आश्चर्य हो गए। उसके साथ ही रंजित के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही गांव वालों सब रंजित से पूछने लगे। एक आदमी रंजित से, क्यों भाई, हमारे गांव में रेलवे स्टेशन लाने के लिए हमसे लाखों रुपए लूट लिए, आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखा। अब देखो तो हमारे गांव में से एक ट्रेन के ऊपर दूसरा ट्रेन जा रही है, क्या है ये, क्या हो रहा है, कहकर पूछने लगा। तब रंजित घबराते हुए, अरे भाई क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आज जो आपने देखा है उसे डबल डेकर ट्रेन कहते हैं। सच कहूँ तो मिनिस्टर जी ने वो ट्रेन हमारे गांव के लिए ही तैयार करवाया। गांव में रेलवे स्टेशन बनने के लिए टाइम है, तब तक उस ट्रेन को इस्तेमाल करने के लिए बोला था। मैं उस समय वहाँ पे नहीं था ना, इसलिए ट्रेन वहाँ नहीं रुकी। कल से आप सब लोगों को उस ट्रेन में बैठने की जिम्मेदारी मेरी है। सब लोग बहुत खुश होने लगे। तब रंजित का दोस्त डप्पू रंजित से, अरे रेलवे स्टेशन लाऊंगा कह के आज तक झूठ बोल के बहुत पैसा ले गया, अब इन लोगों को डबल डेकर ट्रेन चढ़ाने का वादा कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम। आज से इस गांव से हमारी छुट्टी हो गई। एक आखिरी बार इन लोगों से पैसा वसूल करके हम इस गांव से भाग जाएंगे। मैं जैसे बोलता हूँ तुम वैसा ही करना, कहकर उसके कान में कुछ बोला। अगले दिन गांव के सब लोग ट्रेन की पटरियों के पास खुशी खुशी से रुके हुए थे। इतने में दूर से डबल डक्कर ट्रेन आने लगी।
आओ जी आओ, सब टिकट लेकर जाओ। कहकर उन लोगों के पास पैसे लेके टिकट दे रहा था। इतने में डप्पू रेल की पटरियों पर एक भैंसों का झुंड भेजा। ये देख के ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को वहां रुका दिया। तुरंत रंजित और डप्पू उस डबल डक्कर ट्रेन पे बड़े बड़े सीढ़ियां डालने लगे। जल्दी आओ, ट्रेन चढ़ो, ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकेगी। सब लोग सीढ़ी चढ़ के ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। ट्रेन वहां से हिली। सब लोग अंदर चढ़ के खुशी खुशी बैठने लगे। इतने में ट्रेन का टीसी वहां आके टिकट देखा। चित्रकूट टू चाइना, चार्ज 5,000 रूपए, इश्यूड बाय रेलवे रंजित। कहकर पढ़ा। कौन आप लोगों को ये टिकट दिया? रेलवे मिनिस्टर का रिश्तेदार है जी। ये ट्रेन हमारे लिए ही शुरू किया है ना। अरे वो पागल लोग, ये कोई आप लोगों को धोखा दे रहा है। तुम सब लोगों को मैं अगले स्टेशन में ही उतार दूंगा। किसी बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर पकड़कर घर जाओ। सब लोग चौंक गए। गांव लौटने के बाद सब लोग तभी भागते हुए रंजित और डप्पू को पकड़ लिया। गांव के सब लोग रंजित को पकड़कर रेल की पटरियों पर सुला दिया। अरे अगर तुमने हमारे चुराए हुए पैसे वापस नहीं किया तो हम तुझे चित्रकूट टू नरकलोक भेज देंगे। मुझे माफ कर देना, मैं आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। थोड़े दिन के बाद उस गांव में सच में रेलवे स्टेशन बन गई। थोड़े ही दिन में वहां डबल डक्कर ट्रेन भी आने लगे। वो देख के सब लोग खुश होने लगे।